भूखा पेट, खाली जेब और सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को सफल बनाती है। भूखा पेट, खाली जेब और सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को सफल बनाती है। इसी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है रैंकर 6 पे। तो जैसा कि ऑन डिमांडेड वीडियो है ये और 2 पार्ट की वीडियो है। 2 पार्ट के मतलब दोनों चैप्टर्स की वीडियो है। वैसे एक ही पार्ट में यानी एक ही लेक्चर में दोनों चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। जी हाँ, एरिया रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों मेंसुरेशन के पार्ट के चैप्टर्स हैं। दोनों में एरिया का खेल होता है, मतलब मेंसुरेशन वाले चैप्टर इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीच बीच में छोटी छोटी, इसमें कुछ है नहीं कोई बड़ी ट्रिक आ जाएगी कि कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रिक जिससे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन तब भी छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी बीच में, वो भी निकलती रहेंगी। तो अगर देखना चाहते हैं, अगर अभी यहीं से शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पूरा लेक्चर देखें, ताकि अच्छा सारे क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं पाऊंगा। पहली बात, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा दोनों चैप्टर से। जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कंसेप्ट ज़्यादा लग रहा है जिस क्वेश्चन में, जैसे होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं मीडियम लेवल के और कुछ होते हैं हाई लेवल के, जिसमें अलग पहले थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वैसे क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्वेश्चंस आएंगे इस लेक्चर में। तो अगर शुरू से देख रहे हैं तो कॉपी पेन निकाल के, मैथ का लेक्चर है तो वैसे पढ़ाई करिएगा, पूरा लेक्चर एक बार में देखिएगा। शुरू करूंगा मैं थोड़े से कंसेप्ट के साथ, सीधे क्वेश्चन पे जाने में अच्छा नहीं लग रहा। छोटा सा जो कंसेप्ट होता है, जो एरिया रिलेटेड सर्कल में सेगमेंट और सेक्टर वाला कंसेप्ट होता है। ये क्या चीज़ है? एक सेक्टर है, आप सभी को पता है। पता है कि नहीं पता? ये एक सेक्टर है। सेक्टर क्या है? ये पूरा यहाँ से लेके चला, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये बीच में पॉइंट मान लो पी मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया, तो ये ओ ए पी बी, ये पूरी चीज़ एक सेक्टर बनाती है। ऐसे अगर ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है, तो ये क्या है? ये एक सेगमेंट है। इसको सेगमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है। ये एक पूरी ए बी सी पूरी एक सेगमेंट है, इसका एरिया में निकालना सीखना है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि सेक्टर और सेगमेंट दोनों मिला के कुछ गड़बड़ करके यहाँ कुछ थीटा एंगल बना के यहाँ कुछ थीटा एंगल होता है, ये कुछ थीटा एंगल पे होता है। यहाँ तो कोई एंगल का खेल नहीं होता, यहाँ थीटा होता है। अच्छा, एक और बात थी, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आएंगे। पहली बात, कुछ फॉर्मूलेज याद करके चलना, तभी आपसे क्वेश्चन हिलेंगे, वरना क्वेश्चन नहीं हिल पाएंगे। पहला फॉर्मूला, अगर मैं आपको इस आर्क का लेंथ पूछ लूँ, एक आर्क है, सर्कल की आर्क है, आर्क जानते हैं? अगर कोई भी एक छोटी सी सर्कल का कोई टुकड़ा, उसके सरकमफ्रेंस से कोई भी एक टुकड़ा ले लो तो मैं उसे आर्क कहूँगा। तो उस आर्क की लेंथ क्या होगी? इस ये जो ए पी बी है उसकी लेंथ क्या होगी, मुझे आप बताइए। तो इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, प्यारा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखेंगे। फिर मैं बोलूँगा कि इस सेक्टर का एरिया क्या मैं कैसे निकालूँ, वो चीज़। फिर मैं बोलूँगा मैं इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालूँ, वो चीज़। फिर मैं बोलूँगा मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया। तो रीकैप, मतलब रीकैप, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो थोड़ा रीकैप हो जाएगा, नहीं पता तो अभी याद कर लीजिए। जैसे अगर मैं ए पी बी की मुझे लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं उस थीटा एंगल को लूँगा, जिस थीटा एंगल पे वो आर्क काटा गया है उसको मैं 360 डिग्री से डिवाइड करूँगा और सर्कल के रेडियस से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे निकाली जाती है आर्क। ये ए पी बी की आर्क की लेंथ ऐसे निकाली जाती है। आर्क है, एरिया कुछ नहीं होता आर्क का, आर्क की लेंथ होती है। ये चीज़ आर्क है, ठीक है। अब सेक्टर, सेक्टर का ये है, ये पूरा सेक्टर है, इसका एरिया मुझे मालूम निकालना, ये पूरा सेक्टर है, इसका मुझे एरिया निकालना। तो इसके भी फॉर्मूला है, प्यारा सा इसका भी फॉर्मूला है। इसमें भी थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं और पाई आर स्क्वायर यानी एरिया के रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, मान लो यहाँ पे ये, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, इस चीज़ को कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर क्यों? देखो ये छोटा, ये भी एक सेक्टर है। मान लो आपने सर्कल में से एक कोई पार्ट काटा तो इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो बच गया, ये पूरी जो चीज़ बच गई वो कहलाती है मेजर सेक्टर। तो इसमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालने में कुछ नहीं होता, आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए और पाई आर स्क्वायर में से इस चीज़ को पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए। ये तो सिंपल मेंसुरेशन है, मतलब ये चीज़ का हमें पता है। और एरिया का पूरा जैसे सर्कल का पूरा एरिया है, उसमें से इस छोटे पार्ट का एरिया माइनस कर दोगे तो ये बड़े पार्ट का मिल जाएगा। ये तो सिंपल लॉजिक्स होते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेगमेंट में। सेगमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। सेगमेंट का ऐसा कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं होता और सेगमेंट कभी ऐसे पूछा भी नहीं जाता। सेगमेंट हमेशा ऐसे पूछा जाता है, ये समझ रहे हैं? वो पूछेगा कि अब बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या है। मतलब एक मैंने सेक्टर दे दिया आपको, ये पूरा एक सेक्टर है, ये चीज़ एक सेक्टर है, क्लियर। और ये ऐसे सेगमेंट भी है यहाँ पे, तो पूछेगा इस एरिया का है, ये सेगमेंट की एरिया क्या है, बताओ मुझे क्या है। तो इसका फॉर्मूला बनता है, इस ये एरिया सेगमेंट का एरिया
क्या होगा? मेरे ख्याल तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, देखो सेक्टर ये पूरा होता है, ये पूरा जो सेक्टर है उसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया माइनस कर दूं, ये जो ट्रायंगल एक बन रहा है उसका एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ये भी सिंपल मेंसुरेशन है, ये पूरी एक चीज़ है, ये सेक्टर कहलाती है, तो सेक्टर के एरिया में से ये जो छोटी सी चीज़ है ट्रायंगल उसको माइनस कर दो तो ये बीच वाली चीज़ मिल जाएगी, इसी बीच वाली चीज़ को सेगमेंट कहते हैं, तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, इसे भी फिर से माइनर सेगमेंट कहा जाता है, माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट ये पूरा है, मतलब ये अगर माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेक्टर ये मेजर सेगमेंट ये पूरी चीज़ है। तो इसमें भी वही नॉर्मल करना, ये जो एरिया निकला उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं उसे याद रखें, कंसेप्ट पता रखें, कंसेप्ट याद रखें। आप देखो एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उसमें होगा लॉजिक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको फिर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं के उस पे बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद थोड़े आपने देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस है, फिर उसका एरिया निकालना। जैसे और 3-4 सर्कल एक स्क्वायर ले लिया, उसके अंदर 3-4 सर्कल डाल दिए, तो बताओ किस चीज़ का क्या एरिया होगा, वो सारी चीज़ें। तो उसके भी 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिलहाल देखो एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं, लिखूंगा क्या बनाऊंगा, मान लो ये सर्कल है, मान लिया, मान लो एक सेगमेंट बना रखा है, ये सेगमेंट भी मान लिया, सेक्टर बना रखा है, सेगमेंट भी काट रखा है। उसने बोला ये जो थीटा है वो उसने 120 डिग्री दे रखा है, ये थीटा उसने 120 डिग्री दे रखा है, ये रेडियस की लेंथ उसने 21 दे रखी है, 21 ये रेडियस की। सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, यूनिट्स की चिंता नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। अब उसने पूछ लिया, अब उसने मुझसे पूछा कि अब मुझे आप बताइए कि सेगमेंट की एरिया क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला ना सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए, इस पार्ट की एरिया निकालने के लिए आपको पूरा सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सेक्टर का एरिया निकालने में तो कोई परेशानी होगी नहीं। जैसे अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर बोल दूं तो क्या होगा, मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मैंने क्या बोला, तो जो थीटा दे रखा है, ये जो 120 दे रखा है उसको 360 से डिवाइड करें और उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। पाई यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7 और आर तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 21 × 21। तो इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ये 12 3 होता है, ये 3 होता है और ये 7 होता है। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यहाँ से आएगा 22 × 21 और ये 462 आएगा। 22 × 21 होता है 462। मान लो ये नोट सेंटीमीटर में दिए तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको एक बक्से में पहले बंद करें, ठीक है। सेक्टर की चीज़ निकालने में कोई परेशानी नहीं है। थीटा अगर आपको दे रखा है और रेडियस दे रखा है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। बात आती है इसका एरिया कैसे निकालें। तो इसके एरिया का भी फॉर्मूला बताया था जस्ट उसके पीछे वाली स्लाइड में, यहाँ छोटी सी जगह पे लिख दे। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था इस चीज़ का, सेगमेंट के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। वो बताया था जो एरिया ऑफ आपने सेक्टर निकाला है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दे। कौन सा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये छोटा सा ट्राइंगल, उसका देखो ये पूरा सेक्टर है, ये पूरी चीज़ एक सेक्टर है, अंडरलाइन करो, ये पूरी चीज़ एक सेक्टर है। उसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं। बात है ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालें। आप सभी को पता है जो बेसिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बाहर निकालूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को मैं मान लो बाहर निकाल के यहाँ बना दूँ, ये 120 डिग्री है, ये क्या है, ये 120 डिग्री है। तो ना मेरे पास देखो ये चीज़ है, मेरे पास ये 21 दे रखा है, ना मेरे पास यहाँ बेस है और ना मेरे पास हाइट है। तो दिक्कत यहाँ पड़ती है, दिक्कत यहाँ पड़ती है। अब जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है वो है आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी दिखाऊंगा कि बेस और हाइट कैसे निकालते हैं, और फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा कि मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगी वो ट्रिक, वो कुछ
ट्रिक नहीं है जो सारी सिर्फ मुझे ही पता है, कुछ टीचर्स को पता है, वो सभी को पता होती है। मतलब जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी को वो चीज़ पता होती है। तो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, देखो एक बात समझो। मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल तो यही है, मैंने बाइसेक्ट कर दिया इस ट्राइंगल को। मैंने इस एंगल को, जो ऊपर एंगल था 120 डिग्री, उससे परपेंडिकुलर खींच दिया, यानी जो एंगल है वो बढ़ जाएगा 60 और 60 में। अरे भाई एक एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो हाफ में बढ़ जाएगा, 60 में बढ़ जाएगा। ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, बाइसेक्ट करना मतलब परपेंडिकुलर नीचे गिराना बेस पे। और लेबलिंग कर लेते हैं, मान लो ए है, मान लो बी है, मान लो सी है, इसको मान लो एम, मान लो डी, मान सकते कुछ एम मान लो। क्लियर, ये 60 डिग्री है। अब बात क्या है, अब आपको यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अगर आपको हाइट चाहिए, हाइट क्या है आपकी CM, हाइट क्या है CM है, और बेस क्या है AB है। क्लियर, यहाँ अगर आप CM AB रखोगे, यहाँ CM रखोगे, हाफ से डिवाइड कर लोगे या हाफ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, फिर आपका काम हो सकता है। अब बात है कि उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। उस ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। देखो इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करो, कंसिडर AMC, ट्राइंगल AMC। अब देखोगे ये 90 डिग्री है। अब मैं खाली इसी ट्रायंगल की बात करूँ, इसे भूल जाओ, इसे छुपा लो, इस चीज़ को छुपा लो। ये देखो AMC, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफकोर्स 30 डिग्री होगा। इतनी तो बेसिक नॉलेज मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर मेरे पास एक 90 है, एक 60 है, तो एक 30 डिग्री होगा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। अगर मैं AMC को लूँ, अगर मैं पूछूँ कि कॉस, यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे पहले साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होता है। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा आपका थीटा 30 डिग्री, ये रहा आपका परपेंडिकुलर CM, और ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज AC। AC की वैल्यू हमें पता 21, ये चीज़, रेडियस हमें पता है 21। ये चीज़ मेरे पास आई, और साइन 30 की भी वैल्यू मुझे पता है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कैसे याद रखोगे, हमेशा cos 60 की वैल्यू याद रखा करो, 1/2 होती है। तो अगर cos 60 1/2 है तो साइन 30 1/2 होगी, समझ रहे हो। या फिर ऐसे याद कर लो, अगर साइन 30 1/2 है तो cos 60 1/2 होगी। इसको, इस वैल्यू को, वैसे तो आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के भी आए हैं, लेकिन ये बात याद रखें। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने कहा यहाँ पे 1/2 होगी, इक्वल टू CM/21। यहाँ CM क्या है, हाइट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से CM की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से आपका CM आ जाएगा, मैं यहाँ बक्से में कैद कर रहा हूँ, यहाँ से आपका CM आ जाएगा 21/2। ये 21 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 21/2 आ जाएगा CM। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो CM आ गया 21/2। यानी इस ट्राइंगल की जो हाइट है उसमें आप 1/2 इंटू बेस, और हाइट आपको मिल गई 21/2। क्लियर। अब एक बात बची कि अब बेस कैसे निकाला जाए, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, आपको बेस भी मिल जाएगा। अब देखो, जो इसकी वैल्यू होगी उसकी अगर मैं डबल कर दूं तो पूरा बेस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अरे बीच से काटा है, परपेंडिकुलर गिराया है, तो जो ये वैल्यू होगी उसकी अगर मैं डबल कर दूं तो पूरा AB मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे AM पता चल गया तो AM का अगर मैं डबल कर दूंगा तो AB पता चल जाएगा, और AB बेस है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब बात है AM कैसे निकाला जाए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, साइन 30 वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो AM भी निकाल के मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू या कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का कांस्टेंट लगाए। अब देखो, आपको ये चीज़ चाहिए, बेस चाहिए, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और एंगल कितना आपके पास 30 डिग्री है, ये थीटा है, 30 डिग्री है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी AM परपेंडिकुलर होना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 21 है। अब अगर साइन 30 1/2 है तो cos 30 आप सभी को पता है √3/2 होता है। याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, तभी काम आएगा। अभी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से भी करना सीखना आना चाहिए। तो ये हो जाएगी AM की वैल्यू, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से AM की वैल्यू हो जाएगी 21 √3/2। क्लियर। अब मैंने क्या बोला, अगर ये चीज़ मुझे पता चल जाए तो अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे पूरी AB पता चल जाएगी। यानी अगर इसका मैं डबल कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा,
तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो ये कट हो जाएगा, ए बी आ जाएगा 21√3। यानी ए बी को अगर मैं बक्से में कैद करूँ यानी बेस को, तो वो आएगा 21√3। बेस भी पता चल जाएगा, यानी बेस की जगह मैं रख सकता हूँ 21√3 और हाइट तो है ही 21/2। इसको सॉल्व करेंगे, तो 21 इंटू 21 441, 2 इंटू 2 4 और √3 रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता चल गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी पता चल गया। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ आएगा, 462 माइनस 441/4√3। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस आंसर को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ और काम भी करना तो कुछ और काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक छोड़ेंगे तब भी ये सही है, बिल्कुल। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो ये इजी है, मतलब ये आपको लगेगा कि ये तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो हम करते हैं जब भी हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इसमें है क्या, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकाल के थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कभी बोर्ड वाले फंसा देते हैं, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है। अब इस टाइम को बचाने के लिए एक ट्रिक डेवलप हुई है, वो ट्रिक है, अगर मैं इसको मिटा के आपको ट्रिक समझा दूं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप विद इन 2 मिनट या विद इन, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो विद इन 1 मिनट भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक ट्रिक हमने डेवलप करी। क्योंकि आपके जो सारे मेनली ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो ट्राइंगल का एरिया दिया होगा ना, उस ट्राइंगल का एरिया बेसिकली 120 डिग्री दिया होगा, पूरा एरिया। समझ में आई बात? अगर 60 डिग्री दिया होगा तो ईजी हो जाएगा, बताऊंगा 60 डिग्री दिया होता तब क्या करते हैं। 120 डिग्री अगर एरिया दिया है ट्राइंगल के बीच में, यानी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये सेगमेंट है और ये 120 डिग्री है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, अगर 120 डिग्री दिख जाए कहीं पे भी, तो उसको बाइसेक्ट करके आपको पता 60-60 आएगा, उसको बाइसेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 120 डिग्री दे दिया तो जो उसका बेस होगा, उसका बेस आप कैसे निकालोगे? उसका बेस क्या होगा? जो भी रेडियस दे रखा है, मान लो यहाँ पर 21 रेडियस दिया होगा, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बेस मिल जाएगा। और हाइट कैसे निकालोगे? यहाँ 120 डिग्री होना चाहिए। अगर उस ट्राइंगल के एंगल अगर 120 डिग्री है तभी ये ट्रिक लगानी है, वरना लगानी। और हाइट कैसे निकालोगे? जो भी रेडियस उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हाइट निकल जाएगी। चेक भी कर सकते हो, जो हमने बेस निकाला था वो 21√3 निकाला था, और जो हाइट निकाली थी वो 21/2 निकाली थी। तो ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, लेकिन अगर 120 डिग्री का कहीं भी एंगल दिख जाए तो जो बेस होगा वो क्या होगा? जो भी रेडियस दे रखा है, मान लो 28 दिया होता, मान लो यहाँ 28 दिया होता, तो आप बेस कैसे निकालते? सिंपल 28 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका बेस हो जाता। हाइट कैसे निकालते? 28 को 2 से डिवाइड करके हाइट निकल जाती है। उसके बाद तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल के ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए और सेक्टर का एरिया निकाल के उससे माइनस कर दीजिए, तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ये बात है, छोटी सी ट्रिक है, क्लियर है? अभी बात आएगी, अभी मैं जब आगे बढ़ूंगा इसी चैप्टर में तो बात आएगी कि जब 60 डिग्री होगा तब क्या करना है, और जब 90 डिग्री एंगल दे रखा होगा तब क्या करना है। तीनों की बात होगी, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड भी आना चाहिए कभी कभी। मान लो 45 डिग्री दे दिया, तब क्या करोगे? समझ में आई बात? चलिए, ये था पहला क्वेश्चन जो थोड़ा चैप्टर को शुरू करता था, मतलब अब चैप्टर शुरू हुआ है, अभी जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है उससे जो छोटी सी ट्रिक है वो सीखी गई है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा बढ़िया होने वाला है। मैं पहले क्वेश्चन लिख के लाता तब अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं खाली डायग्राम है, और इस डायग्राम में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा, ये मतलब मैं बेसिक से बिल्कुल एडवांस वाले क्वेश्चन पे कूद गया हूँ। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड। यहाँ बने डिज़ाइन, अच्छा ये एक पूरी मान लो टेबल है, मान लो एक आपके पास घर में टेबल है राउंड में, उस टेबल के साइज जितना एक सर्कल है। अच्छा उस सर्कल में क्या है, अंदर एक डिज़ाइन बना है और ये कोने कोने में ऐसे डिज़ाइन बने, मतलब एक टेबल है, उसका ये कवर है, उस टेबल का कवर है, ये पूरा एक कवर है, इतनी साइज का आपका टेबल है, उसके अंदर एक ऐसे डिज़ाइन बना है, और ये जो जगह छूट गई ना, यहाँ पे भी ऐसे कुछ डिज़ाइन बना है, यहाँ पे भी डिज़ाइन बना है। और आपको सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि ये जो है ये 28 है, ये जो है वो क्या है 28 है, मतलब रेडियस 28 है। ये चीज़ आपको दे रखी है, मान लो रेडियस 28 है।
आपको पूछा है ये जो कोने की सारी डिज़ाइन बनी है उन सबका एरिया कितना होगा, तो सबका तो निकल जाएगा अगर एक का निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक का निकाल के अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबका निकल जाएगा। लेकिन पहले एक का निकालो, तो एक का निकालने के लिए अब कैसे निकाला जाए, तो उसमें देखो ये सेगमेंट दिख रहा है आपको, अगर आपको दिखे ढंग से तो आपको ये सेगमेंट दिख रहा होगा। ये थीटा आपको एंगल नहीं पता, अभी निकालेंगे थीटा एंगल में भी कंसेप्ट है, लेकिन पहले ये सेगमेंट दिखना बहुत ज़रूरी है आंखों से, कि ये जो पूरा सेगमेंट है वो दिखना चाहिए, ऐसा जो बना है ये, और फिर ये बना है, और इस मतलब इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। वो दिख नहीं रहा था जब वो बना था, तो दिख नहीं रहा था कि एक सेगमेंट है, लेकिन अगर बना के देखा जाए थोड़ा कंसेप्ट लगा के, तो वही चीज़ है कि ये सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। तो इस सेगमेंट के एरिया को तो निकाल लोगे, चलो पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए सिखाया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप निकाला जाता है। दिक्कत यहाँ पे ये है, दिक्कत क्या है, दिक्कत है थीटा नहीं दे रखा है। 120 दिया होता तो बता देते, 21√3 बेस, मतलब 28√3 बेस हो जाता और 14 हाइट हो जाती 28/2। लेकिन ये थीटा कैसे निकाला जाए, अब थीटा के लिए कंसेप्ट निकाला जाएगा। यहाँ पे देखो ये है क्या चीज़, ये हेप्टेन है, हेप्टेन बोल लो, हेप्टेन है, 6 साइड्स है इसकी। अगर मैं इसका बीच का ओ मान लूँ, इसे ओ मान लूँ, तो यहाँ देखो ये 6 पार्ट्स में बटा है। देखो इसको ध्यान से देखो, इस फिगर को, इस फिगर को अगर पहचान पा रहे, टोटल 6 पार्ट्स हैं। अगर टोटल एरिया देखो तो 360 है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट का जो एंगल है वो यहां से निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। ये कंसेप्ट होना चाहिए। 6 पार्ट्स में डिवाइड है पूरी फिगर, एक पार्ट यानी एक फिगर, देखो ये 6 पार्ट्स में इस लाइन, ये लाइन ने क्या करा, हर को एक 6 पार्ट में बांट दिया, पूरे फिगर को 6 पार्ट्स में बांट दिया। मुझे खाली एक पार्ट का एंगल पता था, टोटल पार्ट मुझे पता था कि मुझे एक पार्ट का निकालना, तो मैं 6 से डिवाइड करके 60 डिग्री इसका एंगल मान लूंगा। तो यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट आना चाहिए। 60 डिग्री मुझे एंगल मिल गया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं बता रहा था ना 120 डिग्री आएगा, कभी 60 आएगा, कभी 90 आएगा, तो देखो 60 आ गया। और 60 बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जब भी एक 60 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो वो इक्विलेटरल बनता है, ये भी 60 ये भी 60, मतलब जरूरी नहीं है, मान लो ये 58 हो गया, वो 62 हो गया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन जनरली जैसे हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें अगर टॉप एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया, यानी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाकी साइड्स में उसकी 60 डिग्रीज है, तो इसका एरिया जो 60 डिग्री वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। √3/4 लिखें और रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आपका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, 60/360 पाई इंटू आर क्या है 28 का स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया याद रखें, जब भी 60 डिग्री बने तो √3/4 और रेडियस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये ट्रायंगल का एरिया, ये सेक्टर का एरिया, तो ये निकालना है, सेगमेंट निकालना है, तो इन दोनों को करेंगे माइनस, और फिर सारे डिजाइन का निकालना था तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेशन आप खुद करें, ठीक है। कैलकुलेशन अगर मैं करूँगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, और तो कोई चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन में कर ही सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई थी, अब बार बार वही चीज़ नहीं करूँगा, समझा दिया कंसेप्ट। ये है, देखा जाए 6 पार्ट्स में बटा टोटल 360/6, 1 पार्ट का एंगल 60 डिग्री मिल गया, 60 डिग्री ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा दिया। सेक्टर का एरिया है, दोनों को माइनस करेंगे, एक डिजाइन का एरिया मिलेगा, लेकिन टोटल डिजाइन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 6 डिजाइंस का पूरा एरिया, ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। 6 है ना, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक को निकालने के बाद, लेकिन पहले एक को निकालना भी आना चाहिए, ये वाला 60 डिग्री वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए, और ये छोटी सी ट्रिक भी आनी चाहिए। जब 60 डिग्री का ट्रायंगल मिले तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, सबसे ईजी एरिया माना जाता है। 120 भी ईजी हो गया, अब तो उसमें भी कुछ खास नहीं बचा, 60 डिग्री भी ईजी हो गया। 90, अच्छा आपके सिलेबस में है ये चीज़, मतलब आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, या तो 60 डिग्री मिल जाएगा, या तो 120 मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, अभी 90 की बात भी करेंगे। तो ये है, ये थोड़ा सेक्टर और सेगमेंट के बारे में था। अब मैं जो थोड़े और 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा वो बनाऊंगा कि जब सारे मतलब 2-3 सरफेसेस, जैसे एक स्क्वायर के अंदर 3-4 सर्कल भर दिए,
तो तब किसी चीज़ का जैसे शेडेड रीजन का एरिया निकालने हैं, वैसे क्वेश्चन जो आपकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में है, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में एरिया रिलेटेड सर्कल्स की, तो थोड़े वैसे क्वेश्चन लाता हूँ, फिर उनको भी करेंगे सॉल्व। उसमें जो अच्छे हैं वो करवाने की कोशिश करूँगा। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें भी एक छोटी सी चीज़ दी है, मतलब कुछ ही चीज़, जैसे ये 10 सेंटीमीटर जो स्क्वायर की एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए ये जो फूल बने हैं अंदर, इन चारों फूल का एरिया क्या होगा, ये मुझे बताना है। बहुत थोड़ी सी चीज़ दी, आपको खाली 10 फिगर दे रखी है और आपको निकालने हैं चारों फूल का एरिया है। कैसे निकाला जाए? एक मेथड होता है, एक प्यारा सा मेथड, उसको अप्लाई करना, बस यहाँ आपको दिखना चाहिए। ये एक सेमी सर्कल अगर आपको दिख रही है, देखिए ये एक सेमी सर्कल है, उसी प्रकार ये भी एक सेमी सर्कल है, उसी प्रकार ये भी एक सेमी सर्कल है, और उसी प्रकार ये भी एक सेमी सर्कल है। 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, 4 सेमी सर्कल, दो दो के पेयर बनाए। मान लो इसे फर्स्ट सेमी सर्कल मान लो, इसे थर्ड मान लूँ, इसे फोर्थ मान लूँ, इसे सेकंड मान लूँ, तो मैं मान के चलूँगा फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाऊंगा, सेकंड और फोर्थ का पेयर बनाऊंगा। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि अगर आपको इन चारों का एरिया निकालना है तो स्क्वायर के एरिया में से इन चारों के एरिया को माइनस करेगा। आप खुद सोचो, ये पूरा स्क्वायर है, उसमें से अगर मैं ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ माइनस कर दूँ तो बचेगा यही, चारों का फूल का एरिया बच जाएगा। वही हमें चाहिए भी, यानी जो जनरल फॉर्मूला हमें चाहिए, जो जनरल हमें एरिया निकालना है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, यही चीज़ चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब दो दो के पेयर में चलना पड़ेगा। मान लो पहले मैं एरिया ऑफ 1 + थर्ड निकाल लूँ। कैसे निकालूंगा? सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल हैं, और सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सर्कल के एरिया का πr² होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ πr² होता है। लेकिन 2 हैं, जैसे अगर इसमें फॉर्मूला लिखूंगा तो 2 × हाफ πr², तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला πr² ही बचेगा। तो यहाँ पे मुझे πr² ही लगाना है। समझ में आई बात? चलिए, πr² फॉर्मूला लगाना है। अब ये r कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। ये 10 है तो रेडियस देखो 5 बचा। अगर ये 10 है तो रेडियस देखो 5 मिलेगा। मान लो ये 10, अगर ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले से फिर करवाता हूँ, ये 10 है, ये पूरी चीज़, रेडियस निकालना है, रेडियस हाफ ही होता है, तो 10 का हाफ करो, ये 5 रेडियस मिल गया। यानी पाई और 25, 5 का स्क्वायर 25, ये है। अब देखो, अभी एक बात देखो, मैंने इसका एरिया निकाल लिया, मैंने इसका निकाल लिया, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाला, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाला, लेकिन मुझे चाहिए ये एरिया। इन सब क्वेश्चन को फील करना जरूरी है। मैंने ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला है और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला है, मैंने इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाला है, मैंने इन दोनों का एरिया नहीं निकाला है अभी। इन दोनों के एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो पाई × 25 आपको मिल गया। पाई × 25 के आगे क्या करना पड़ेगा? अब देखो, ये पाई × 25 क्या मिला है? इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया मिला है, इसका ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट का एरिया नहीं मिला है। इसी प्रकार अगर आप इसको देखोगे, इन दोनों सेमी सर्कल का निकालोगे, तो इन दोनों सेमी सर्कल का निकाल के भी आपको पाई × 25 मिलेगा, लेकिन आपको सेकंड और फोर्थ का नहीं मिला है अभी। सेकंड और फोर्थ को निकालने के लिए आपको जो स्क्वायर का एरिया है, जो स्क्वायर का एरिया है 100, जो स्क्वायर का एरिया 100 है, उसमें से इस पाई × 25 को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको जाके मिलेगा। अब इसको समझो, ये पूरा स्क्वायर का एरिया है 100, क्लियर? उसमें से अगर आप इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे, इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को, मतलब ये पूरा स्क्वायर था, उसमें से ये पूरा गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया, तो ये और ये बच गया कि नहीं बच गया? खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर वहाँ पे मैस हो गया। ये एक चीज़ बनी है, ये एक चीज़ बनी है, अगर ये पूरी गायब हो गई, ये पूरी गायब होगी, तो ये और ये बच गई इस पूरे स्क्वायर में से, क्लियर है? इसी प्रकार अगर ये वाला सेमी सर्कल और ये वाले सेमी सर्कल के माइनस कर दूं, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो वो बात है, मतलब आपको समझना इतना है कि आपको इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल के स्क्वायर में से माइनस कर देना है। जैसे 100 माइनस पाई × 25 करना है, या पाई की वैल्यू आप 3.14 रखेंगे, यहाँ से आपका आंसर आएगा 21.5। क्या आंसर आएगा? 21.5। इसी प्रकार जैसा आपने निकाल लिया ना, ये फर्स्ट और थर्ड का मान लो आपने निकाल लिया, फर्स्ट और थर्ड का आपने 21.5 निकाल लिया।
इसी प्रकार सेकेंड और फोर्थ का भी वही चीज़ आएगी 21.5, यानी 21.5 प्लस 21.5 होता है 43। क्लियर? थोड़ा मैस बन सकता है लेकिन समझना जरूरी है, जो कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेमी सर्कल ढूंढे आपने, 4 सेमी सर्कल ढूंढे, अगर मैं इस वाले सेमी सर्कल को और इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल के पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा तो यही चीज़ तो बच गई, ये दोनों चीज़ तो बच गई। इसी प्रकार अगर इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो स्क्वायर से, तो ये दोनों चीज़ बच गई। तो वही चीज़ मैंने करी कि पॉइंट 100 में से एक बार पाई इंटू 25 माइनस करा तो ये दोनों मिल गए मुझे। इसी प्रकार 100 में से ये वाले पाई इंटू 25 माइनस करा तब मुझे फिर से ये दोनों चीज़ मिल गई। इन दोनों को प्लस कर दिया 21.5 को तो 43 मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लास्ट स्टेप बचा है कि ये पूरे 100 में से यानी पूरे एरिया के उससे 43 को माइनस करना, आपको 57 मिलेगा। वो इन चारों फूल का एरिया मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी समझा देता हूँ। ये पूरा एरिया था एक स्क्वायर का 100, उसमें से आपने ये जो आप निकाल चुके, जो आपका 43 आया है उसको माइनस कर दिया। तो अगर ये इस पूरे बक्से में से ये छोटी छोटी जगहें पूरी चली गई तो खाली यही जगह बच गई और वही आपको निकालनी थी। तो अगर समझ में ना, वैसे ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार आ भी चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया है। समझ में नहीं आ रहा तो वापस बैक जाके देख सकते हैं, वैसे आ गया होगा अच्छे समझ में क्योंकि कुछ खास नहीं था। एक बार फिर से कंसेप्ट अगर समझाता तो ब्रीफ में मैं अगर आपको यहाँ बना के समझाऊँ, देखो समझो इस बार अच्छे से समझ लेना। ये एक स्क्वायर है, मान लो ये एक, मान लो पूरा बना लेना, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है। क्लियर? ऐसे फूल बने। अब समझो क्या, यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल ढूंढने कि ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल, इसको मैं लाल से बनाऊँ तो मैस नहीं होगा। जैसे मैंने सेमी सर्कल ढूंढ लिए कि एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे सेमी सर्कल मुझे मिल गए। तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं स्क्वायर में से, देखो मुझे सबसे बड़ी चीज़ क्या निकालनी थी, इन फूल का एरिया निकालना था। तो उसके लिए मैंने सोचा इस स्क्वायर में से ये जो 4 पार्ट्स बचे हैं उसके एरिया को माइनस कर दूंगा तो फूल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या आ रही थी, इन पार्ट्स के एरिया हम कैसे निकालें, उसके लिए हमें सेमी सर्कल्स को ढूंढना पड़ा। तो जब सेमी सर्कल, देखो इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं लूँ, फिर से समझ लो, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया लूँ, उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूँ तो देखो ये स्क्वायर में से ये पूरा पार्ट गया और ये पूरा पार्ट गया, क्योंकि माइनस कर दिया तो बचा क्या, ये दोनों छोटे छोटे पार्ट बच गए। इसी प्रकार अगर ये वाला सेमी सर्कल लूँ, ये वाला सेमी सर्कल लूँ, इस स्क्वायर में से ये दोनों पूरी चीज़ चली गई तो ये दोनों चीज़ बची। वही मैंने बताया π/25 इन दोनों का एरिया आएगा, π/25 इन दोनों का एरिया आएगा। सॉल्व करोगे तो 21.5 आएगा, 21.5 आएगा। अब क्या है, इसका 21.5, इसका 21.5, चारों को प्लस कर दो 43 आ गया, और सर्कल में यानी 100 में से इन 43 को माइनस करोगे तो 57 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर था। आई होप क्लियर है। इसीलिए क्वेश्चन को समझते जाना, कंसेप्ट को समझते जाना, कैलकुलेशन खुद पे करना, मतलब खुद आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, एग्जाम के टाइम पे अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार क्वेश्चन है। मान लो ये स्क्वायर है तो एक चीज़ दे दी यहाँ पे, मान लो आपको हेल्प के लिए, ये पूरा 8 है और ये 90 डिग्री 90 डिग्री। स्क्वायर का तो आपको पता है, जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। 8 दे रखा है स्क्वायर का पूरा एक साइड, यानी स्क्वायर का एरिया आपको पता चल गया 64 हो गया 8 × 8। बात क्या है, वो ये पूछ रहा है मुझसे, वो ये चीज़ पूछ रहा है, इसका एरिया कितना होगा। ये जो गोला बना दिया मैंने बीच में, इसका एरिया कितना होगा। यहाँ एक और कंसेप्ट समझो, पहले कैलकुलेशन अभी करेंगे, पहले कंसेप्ट समझो। मैं अगर एक इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, ये एक सेक्टर है, इसको बाहर निकाल लूँ, ये देखो ये और एक चीज़ ऐसे भी बनी है, इसको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे ऐसे देखो ना, ये ऐसे चलो, ये पूरा एक सेक्टर है, ये चीज़ इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और ये एक लाइन ऐसे बनी है, उसका मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना, मान लो इसको मैं भूल भी जाऊँ तो मैं अगर इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, पहले इतना काम करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ और ये चीज़ निकाल लूँ, ये दोनों चीज़, ये चीज़। जैसे मान लो अगर आपको पता चल जाए, खुद सोचो, अगर आपको इस सेक्टर का एरिया पता चल जाए और ये चीज़ पता चल जाए तो आप इस सेक्टर में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको बीच वाला मिल जाएगा। दिमाग लगाने की कोशिश करो। मान लो
ये दे रखा है ना, ये पूरा सेक्टर है ये पूरा। उसमें से अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए और सेक्टर का एरिया पता चल जाए तो इन दोनों को माइनस करके ये बीच वाली चीज़ निकाल सकते हो। फिर से समझाऊँ, यही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एक सेक्टर है, यहाँ से देखो ये लाइन जा रही है और ये लास्ट वाली लाइन से ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है। मान लो मुझे इसका एरिया पता चल गया और मुझे इसका एरिया पता चल गया, इसका, ये ट्रायंगल नहीं है, सोच रहे हो कि ट्रायंगल है, ये देखो इसका ये जो बचा वो ये वाला पार्ट है, तो मैं इन दोनों के एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कंसेप्ट अगर पता होगा तभी आगे कैलकुलेशन पे जाना, वरना कोई फायदा नहीं है जो मैंने चीज़ बोली। अब देखो ये एक क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री है। जब भी एक सेक्टर में, जैसे वहाँ हमें क्या मिल रहे थे, वहाँ में 60 डिग्री मिल रहे थे, 120 डिग्री थे, मैंने बोला था आपको 90 डिग्री का कंसेप्ट मिलाऊंगा, तो यहाँ देखो 90 डिग्री का कंसेप्ट भी आ गया। जब भी 90 डिग्री होता है ना, तो जो एरिया होता है, सेक्टर के एरिया की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल के एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्टर का जो पूरा एरिया निकलता है, ये पूरा इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। अगर सेक्टर में जो थीटा है वो 90 डिग्री है तो सेक्टर को क्वाड्रेंट कहा जाता है। उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का एक तरीका होता है 1/4 से, 1/4 से, ये कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ आप 90/360 भी कर सकते हो, वही चीज़ आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो इसलिए शुरुआत में 1/4 लिख दिया। पाई को रेडियस के स्क्वायर से, रेडियस का 8 है, 8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको इस पूरे सेक्टर का क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। वो करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। पाई को 22/7 ही मानिए, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 64, ये शायद इससे कट जाएगा, कितना कटेगा, 1 6 16 में कटेगा, 16 4 से 64 होता है ये। चलिए बचा क्या हमारे पास, 22 इंटू 16 बचा, डिवाइड बाई 7 बचा था। 22 इंटू 16 मेरे ख्याल से 352 आता है और 350 डिवाइड बाई 7 बचा। तो यानी इस सेक्टर का एरिया आपने 352/7 निकाले, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एरिया का स्क्वायर का एरिया तो हमें पता ही है, 8 का स्क्वायर 64। मैं अगर इस 64 में से इस 352/7 को माइनस कर दूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर है, उसमें से ये पूरा माइनस कर दूँ, ये सेक्टर का मैंने निकालना है, ये पूरा मैंने निकाल लिया, ये पूरा, और स्क्वायर में से ये पूरा माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे। एक बार निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 64 7 जाओ तो करते हैं, 64 7 जा क्या होता है, 7 4 जा 28, 2 44, 448 माइनस 352/7, ये आपको मिल जाएगा 96/7। क्या मिल जाएगा, 96/7। अगर ये 96/7 है तो मेरे ख्याल से भाई लोग ये भी 96/7 होगा, क्योंकि रेडियस सेम है दोनों का। अब इसको फिर से समझाऊंगा, पहले यहाँ पे समझो मैंने क्या करा था, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर दे तो ये मिल गया। अब मेरे ख्याल से जो ये होगा वो ये वाला पार्ट भी होगा, क्योंकि रेडियस सेम है। ये अगर 96/7 है तो ये भी 96/7 है। अब निकालना डिजाइन का एरिया, डिजाइन ये बीच वाला पार्ट है। अब डिजाइन का एरिया कैसे निकाला जाए, वही कंसेप्ट मैंने बोला था, अगर आपको इस सेक्टर का एरिया पता चल जाए और किसी प्रकार इसका एरिया पता चल जाए तो आप डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे, और आपको पता भी चल गया। आपको सेक्टर का एरिया पता है 352/7 और आपने अभी अभी निकाला है इस वाले पार्ट का एरिया जो निकला है 96/7। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो, 352/7 माइनस 96/7 कर देंगे तो आपको आपके डिजाइन का एरिया मिल जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये थी बात। और फिर से समझाता हूँ इसको, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इन सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते ना कि कैसे हम आगे बढ़ें क्वेश्चन में, कि वो क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे, वो सोचेंगे यार बीच वाला कैसे निकाला जाए, तो वो सोच नहीं पाते कि अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल के मैं कुछ करके ये वाला एरिया निकाल लूँ, इनको माइनस कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। वो सोचना बहुत जरूरी है। उसके बाद कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, इतना केपेबल हैं आप, लेकिन अगर आप कंसेप्ट ही नहीं पहचान पाएंगे कहाँ से मुझे क्या माइनस करना, तब नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, फिर से समझा रहा हूँ, ये सेक्टर लो, लिया, उसका एरिया निकाल लिया, 352/7 एरिया आ गया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इस पूरे स्क्वायर में से अगर इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे मिल गई 96/7 का ही निकाला होगा, 96/7। फिर मैंने एक और दिमाग लगाया कि अगर ये चीज़ 96/7 है तो ये चीज़ भी 96/7 होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेडियस सेम है दोनों का।
ये भी 96/7 और मुझे मेरी सारी चीज़ मिल गई थी। मुझे सेक्टर का एरिया मिल गया था और मुझे ये वाला पार्ट भी मिल गया था। तो अगर मैं ये वाले पार्ट में से, मतलब मैं इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट का माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा और वही मुझे डिज़ाइन का एरिया निकालना भी था। तो मैंने क्या करा, 350/7 माइनस 96/7, जो भी आंसर वो आपके डिज़ाइन का एरिया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, और ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और ट्रिक विक बेटा सुन लो, इसमें कुछ लगती नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्योंकि कोई भी फिगर दे सकता है। पहली बात तो दिमाग चलाएं, दिमाग को खोलें। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, खासकर इस एक्सरसाइज में, जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 12th चैप्टर की, जो एक्सरसाइज 2.3 है, उसको करें पूरी सॉल्व, एग्जाम्पल से लेके सारे क्वेश्चंस। अगर वो सारे क्वेश्चंस कर पा रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट करवाए जिसमें मुझे लगता है बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे अभी मेरे पास लास्ट क्वेश्चन और बचा इस चैप्टर का, लोड वाला जो ट्रैक वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने सुना होगा। काफी बच्चों को उसमें पता ही नहीं होता वो उसको करना कैसे है, वो लोग रट के चले जाते हैं कि ट्रैक वाले क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है। तो मैं वो क्वेश्चन लाता हूँ, फिर उसकी बातें करते हैं। ये है रिंग वाला क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड सर्कल में। रिंग बोल रहा हूँ, ट्रैक वाला क्वेश्चन, ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पार्ट में इसको करना है सॉल्व। अभी खाली डायग्राम बनाया, वैल्यूज नहीं रखी। देखिए वैल्यूज क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, वैल्यू दे रखी ये जो ये इनर कहते हैं, इसे इनर ट्रैक कहते हैं। कभी देखा ओलंपिक्स में भागते हो किसी दौड़ते, जो दौड़ लगाते हो यहाँ भागते हैं, ऐसे ऐसे भागते हैं, ठीक है, इनका मेन ट्रैक होता है, ये इनर चीज होती है, मतलब वो पूरा बना होता है। तो जो इनर ट्रैक है वो दे रखा है, उसकी विड्थ देखिए 60 है आपको, और जिसपे वो लोग भागते हैं उसकी विड्थ दे रखी है आपको 10। और ये जो सीधी सीधी लाइन है वो लिख के 106 सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, यूनिट की कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये जो सीधी सीधी, अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर लूँ, एक ऐसे ब्रेक कर लो, तो जो सीधी सीधी आपको देख रहे हैं ना, एक रेक्टेंगल की लाइन दिख रही है, वो आपको उसकी लेंथ दे रखी है 106। दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा, पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में पूछ रहा है मुझे बताओ ये इनर ट्रैक की ये पेरीमीटर, मतलब डिस्टेंस क्या होगी, यानी लेंथ क्या होगी इनर ट्रैक की। अब लेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और इनर ट्रैक ये है पूरा ये चीज। अब देखो क्वेश्चन में पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, इस ये चीज सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का भी निकालना पड़ेगा। और फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को तो आपको दे ही रखा है 106 और 106, समझ रहे हो। और समझाता हूँ, इस वाले सेमी सर्कल को बाहर निकाल के देखो। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, ये पूरी चीज निकलेगी, वही हमें चाहिए भी है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, देखिए रेडियस निकालना पड़ेगा। पहले हमें चीज देखिए, डायमीटर इसका दे रखा है, देखिए 60, ये पूरी ऐसी लेंथ का, ये पूरी लेंथ का डायमीटर 60 हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, सेमी सर्कल का πr होता है, यानी पाई इंटू 30। ये वाला सेमी सर्कल हो गया, ये चीज हमें मिल गई। ऐसे ही इस वाले सेमी सर्कल की ये चीज, ये क्या है, ये भी पाई और 30 होगा, रेडियस सेम है। तो पाई 30 हो गया। निकालना क्या, याद रखना, ये पूरी इनर ट्रैक की डिस्टेंस निकालनी है, ये पूरा पेरीमीटर निकालना है। 2-3 पार्ट में सॉल्व होगा। अब देखो ये लेंथ 106 है, अब देखो बचा क्या, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये बच गया और ये बच गया। क्लियर है बात। इन दोनों को कैसे निकलेगा, ये 106 दे रखी है और ये भी 10, अब भाई ये 106 होगी, अरे ये देखो ना, ये अगर ये पूरी चीज़ 106 है तो ये भी है, और ये भी है तो ये भी 106 है, और ये दोनों हमें निकालनी है। तो 106 प्लस 106, यानी जो हमें टोटल डिस्टेंस आएगी इनर ट्रैक की, वो आएगी 30π प्लस 30π प्लस 106 प्लस 106। ये हो गई इनर डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक, जो ट्रैक है उसकी इनर डिस्टेंस है ये चीज़। क्लियर है। अब इसका यहाँ सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेन भी, उसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि ये चीज़ निकाल के दो मुझे, जहाँ पे लोग दौड़ते हैं उस ट्रैक का मुझे एरिया निकाल के दो। यहाँ पेरीमीटर मिनट कुछ नहीं, इस पूरे ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे वो दौड़ते हैं उसका आप मुझे एरिया निकाल के दीजिए। कैसे निकाला जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा। देखिए इस पूरे ट्रैक का हमें एरिया निकालना है। अब इसको भी पार्ट्स में बांटो, इसको पार्ट्स में बांटो। कैसे बांटोगे पार्ट्स में, ये देखो, इस वाले देखो एरिया निकालना ना, तो ये चीज़ निकालनी पड़ेगी और ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, तब मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। ये 106 है लेंथ, ठीक है। आपको ये वाले सेमी सर्कल का
ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सेमी सर्कल और जुड़ा है, ऐसे यहाँ पे देखो ये बड़ा सेमी सर्कल है, छोटा सेमी सर्कल एक और छुपा है, और ये पूरी ऐसे ट्रैक पूरी है, ये है ट्रैक। अब देखो ये क्वेश्चन डिवाइड हो गया। अब आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। इसी ट्रैक पे तो दौड़ता ना वो जो भी रेस लगाता है, ठीक है। तो अब चलो इसका और इसका तो निकल जाएगा, क्योंकि ये 10 है और ये लेंथ 106 है, तो 106 इंटू 10 क्या हो गया 1060, और दो हैं, एक रेक्टेंगल ये एक रेक्टेंगल ये, तो यहाँ पे प्लस 1060, ठीक है ना। ब्रेथ 10, लेंथ जो है 106, तो इस रेक्टेंगल का एरिया 1060। दो ऐसे रेक्टेंगल है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इंटू 2 कर दो या 1060 प्लस 1060। रेक्टेंगल का तो खेल हो गया, ईजी भी है। अब बताइए सेमी सर्कल का कैसे निकालें। अब एक दिमाग लगा, देखो यहां मैं इसको बाहर निकालता हूं, ये पूरा एक बड़ा है और एक छोटा है, तो अगर मैं इस पूरे में से इस छोटे वाले के एरिया को माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। देखो ना, ये देखो, ये अगर मैं इसको रेड से बनाऊं कि एक तो ये पूरा सेमी सर्कल है, ये से लेके ये, और एक ये छोटा है, तो इस वाले पूरे सेमी सर्कल को के एरिया को इस वाले से माइनस कर दूंगा तो ये वाला मिल जाएगा। कंसेप्ट पता चल गया। अब आप करेंगे कैसे। अब करने में भी एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अब इस बड़े वाले, अगर मैं मानूं हमें निकालना क्या है, वैसे हमें निकालना है पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब जो बड़ा वाला है उसको मैंने आर मान लिया, जो छोटा वाला है उसको स्मॉल आर मान लिया। क्लियर। पाई जो बड़ा वाला आ रहा है वो बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस, जो छोटा वाला रेडियस है वो छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस। अब सेमी सर्कल का जो एरिया होता है आप सभी को पता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ लगा लीजिए, जो कैलकुलेशन की बात है। अब यहाँ पे एक काम आएगा कि अब हम बड़े वाला जो रेडियस है वो कैसे निकाले। छोटा वाला तो हमें पता है, हमने यहाँ देख लिया था, जो छोटा वाला है और ये रेडियस ये 30 है, चलो छोटे वाले का सेमी सर्कल का तो हम खेल कर लेंगे, लेकिन अब जो यहाँ पे जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका खेल कैसे खेला जाए, आइए बताता हूँ। अब देखो ये यहाँ से यहाँ 30 है, क्लियर, और ये देखो ये आपको दे रखा है ये इतना 10 है। अब इसको मिला दोगे तो ये मिल के 40 हो जाएगा। और यहाँ बाहर निकाल के समझाता हूँ फिर से समझ में आए। ये ऐसा है ना सेमी सर्कल, ठीक है, ये मान लो छोटा वाला है और ये ऐसे बड़ा वाला है। अब एक बात देखो, ये बड़ा वाला ऐसे है। अब यहाँ एक बात देखो, ये आप निकाल ही चुके थे 30, जो छोटा वाला है, जो छोटे वाले सेमी सर्कल का है, लेकिन ये बड़े वाला सेमी सर्कल की रेडियस यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता था, और ये लेंथ हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 10, तो 30 + 10 40 हो गया। वही समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब तो कैलकुलेशन करनी है। अब आप हाफ लिखेंगे, पाई लिखेंगे, बड़े वाले आर का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे, पाई लिखेंगे, छोटे वाले आर का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हाफ और पाई यानी पाई/2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1100। ये आपने एक सेमी सर्कल का एरिया निकाला। इसी के साथ दूसरे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो प्लस 1100, क्योंकि रेडियस सेम है। देखिए रेडियस बड़े वाले सर्कल का यहाँ पे भी सेम है छोटे वाले सर्कल का। 1100 प्लस 11, यहाँ पे एक और 000। क्यों, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये वाले सेमी सर्कल का आपने 110 निकाला तो इस वाले सेमी सर्कल का भी जो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस, वो भी 1100 आएगा। अब बस आपको सारी चीजें ऐड करनी है। यहाँ 1060 जो है 1060 प्लस 1060, और यहाँ पे भी ये दोनों चीज वही सेम है, 1000 प्लस 1000। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4320। क्लियर। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। इतना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। फिर से अगर आपको समझना है, ये वाली चीज़ तो क्लियर होगी। इस वाली चीज़ में अगर फिर से समझना आपको, एक ये बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया से अगर इस वाले सेमी सर्कल को एरिया माइनस करोगे तब ये पाथ का मिलेगा, और आपको पाथ का ही चाहिए था, तो आपको आपने कैलकुलेशन करी, निकाल लिया आंसर। तो यहाँ था ये ट्रैक वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद हम करते हैं थोड़े सरफेस एरिया के क्वेश्चंस, ठीक है। इस प्रकार आते हैं, और इनमें बस देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होते हैं ईजी। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होते हैं ईजी,
उसमें कुछ माइनस नहीं करना होता। यहाँ आपने देखा होगा जो सरफेस एरिया क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ बेस एरिया माइनस करना होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। जैसे ये क्वेश्चन जो है उसमें क्यूब दे रखा है आपको, उसकी कोई एज दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। अब इमेजिन करो, इसे 3D में इमेजिन करो, आपके पास कोई बक्सा है जो क्यूब है, उसके ऊपर आपने टोकरी रख रखी है, ये जो हेमिस्फेयर की टोकरी होती है, जो टोकरी टोकरी क्या कह रहा हूँ, कटोरी जो होती है हेमिस्फेयर शेप की होती है, उसको आपने ऊपर रख रखा है। अब बोल रहा है इस पूरी स्ट्रक्चर का आप मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालो, वो ये पूछ रहे हैं, ये आपको निकालना है, फाइंड करना है। अब देखो एक चीज यहाँ पे बस एक कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट किसके ऊपर होगा, अगर आप वो कटोरी रखोगे ना, जो हेमिस्फेयर रखोगे, जब आप उसके ऊपर रख दोगे तो उसका बेस एरिया कैंसिल हो जाएगा। जो उसका बेस एरिया होगा, यहाँ पे जो ऐसे बना रखा है, ये जो चीज होगी, मान लो हेमिस्फेयर ऐसे होता है ना, ये, तो जब आप उसके ऊपर रख दोगे तो उसका जो बेस एरिया है वो कैंसिल हो जाएगा, वो गिना नहीं जाएगा। खुद सोचो ना, आपने कोई कटोरी रखी तो देखो उसका अंदर का पार्ट गायब हो जाता है, खाली बाहर बाहर का कर्व सरफेस एरिया बचा रहता है। मान लो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप पेंट करने जाओगे तो टोटल सरफेस एरिया में वो नीचे वाला तो गायब हो गया, आपको पेंट करने के लिए क्या मिलेगा, ये क्यूब के जो बचा हुआ पार्ट और ये पूरा कर्व सरफेस एरिया इसका पार्ट। तो जो इसका आंसर होगा, जो इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा उसी प्रकार बनाया जाएगा जो टोटल सरफेस एरिया का क्यूब का है। अब क्यूब का तो निकालना है तो 6 इंटू एच का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पता ही है सरफेस एरिया क्यूब का। प्लस अब देखो जो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना 2 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से आपको मैंने बोला बेस एरिया आपको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बेस एरिया आपको नहीं चाहिए, यानी बेस एरिया में याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर आपको नहीं चाहिए। अब रेडियस भी दे रखा मैंने, अब वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 6 इंटू 25 हो गया ये, क्लियर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी क्लियर होगा। अब 25 इंटू 6 होता है 150, और 150 में आपको करना है पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, 22/7 ले लो, आर दे रखा है 2.1, 2.1 को ऐसे लिख लिया, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लिया। कैलकुलेशन में ईजी होती है, जैसे ये गया 3 में, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 150, यहाँ जब इस पूरे स्टेप को आप सॉल्व करोगे, इस पूरे स्टेप को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 13.86, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 163.86, तो 163.86। मेरा काम था कैलकुलेशन आपको करवाना नहीं, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं वैल्यूज रख के। यहाँ एच की वैल्यू 5 रख दी और आर की वैल्यू जो 2.1 दी है वो रखी, वो आपका काम है, आप खुद सकते। कंसेप्ट समझो कि जब मैंने कटोरी उस पर रखी ना, उसका बेस एरिया कैलकुलेट नहीं हुआ टोटल सरफेस एरिया में, वो बेस एरिया गायब हो गया, खाली कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिखा है मुझे टोटल सरफेस एरिया में, वो बात बस ध्यान रखनी थी। तो निकाल लिया क्यूब का जो सरफेस एरिया है करके, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आप देखो कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास जो वॉल्यूम वाले हैं, कन्वर्जन वाले हैं, जिसमें मुझे आपको रिंग का क्वेश्चन करवाना है। कभी देखा होगा एनसीईआरटी बुक में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेल की इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें रिंग की कंसेप्ट यूज होता है, एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस वाला कंसेप्ट, वो करवाना है। एक कॉइन का क्वेश्चन करवाना है, कुछ और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है सरफेस एरिया में, वो इंपॉर्टेंट करवाने। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सकता हूँ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अगर मान लो ये लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की पहली बात तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, एग्जांपल से लेके सारी एक्सरसाइज, ताकि प्रैक्टिस होगी। दूसरी बात जो मैंने अभी इस वीडियो से पहली वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई हैं कि इन दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ डाला है, ठीक है, तो बहुत बड़ा पीडीएफ होता है, तो उसमें वो पीडीएफ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। अरे भाई पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन अगर मैंने एक चैप्टर के डाल दिए एक पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका मतलब समझो ना कि मतलब इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ माइंड का आपका अंदाजा लगेगा, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आप ये 3 चीज़ कर लेंगे कि मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो आज करें 2 दिन लें, तो अगर आप इससे शुरू ही कर रहे हैं तो 2-3 दिन में इस दोनों चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करके, तभी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। फिलहाल मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखता क्वेश्चन की, मैं खाली वैल्यूज लिख देता हूँ और डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये गुलाब जामुन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, गुलाब जामुन का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, वही सिलेंडर और हेमिस्फीयर का कंसेप्ट है। बोल ये रहा है कि एक कंटेनर में आपने कुछ गुलाब जामुन रखे। अब एक बात देखो, कभी खाए भी होंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक गुलाब जामुन को अगर छोड़ोगे तो उसमें कुछ सिरप होता है, मतलब कुछ लिक्विड सा होता है। तो उसने कहा कि जो एक गुलाब जामुन के जो वॉल्यूम होगा उसका अगर मैं 30% निकालूं तो वो उतना सिरप कंटेन करेगा, मतलब एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% सिरप वो कंटेन करता है। मतलब जैसे एक गुलाब जामुन लिया
उसकी मैंने कुछ ये गुलाब जामुन है, जैसे हेमिस्फीयर, ये पूरा गुलाब जामुन बनाया है, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। मतलब इसका जो वॉल्यूम निकलेगा उसका अगर मैं 30% कर दूं, उस वॉल्यूम का 30% कर दूं, तो जो वो वैल्यू आएगी ना उतना सिरप ही अपने साथ में लेता है। मतलब यहाँ ये जो मैंने डॉट डॉट वो सिरप है गुलाब जामुन की, यहाँ ऐसे गुलाब जामुन रखे हैं मान लो, ये गोल है जितने भी है मतलब सिलेंडर शेप में उसके ऐसे रखे हुए हैं, और ये सिरप कंटेन कर रहा है क्योंकि हर गुलाब जामुन अपने साथ कुछ ना कुछ सिरप कंटेन कर रहा है, शुगर कंटेंट सिरप। तो वो चीज़ हमें निकालनी है कि अगर उसने डाटा दिया कि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम का तो 30% निकाल लो तो उतना सिरप होता है। अगर मैं ऐसे 45 गुलाब जामुन ले लूँ तब मुझे बताओ कितना होगा। तो 45 को तो छोड़ो, सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम का अगर 30% हो तो पहले वॉल्यूम तो निकालो तब देखा जाएगा क्वेश्चन। अब वॉल्यूम निकालने के लिए उसने बोला जो टोटल हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है इन दोनों हेमिस्फीयर के वो 1.4 है, और जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी 1.4 है। ठीक है, अब यहाँ एक काम करना है, हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उस पाई आर स्क्वायर एच में रेडियस तो दे रखा है 1.4, लेकिन हाइट तो नहीं दे रखी ना, तो हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट हमें सिलेंडर की नहीं दे रखी, हाइट हमें पूरी गुलाब जामुन की दे रखी है जिसमें हेमिस्फीयर भी जोड़ रखे हैं। तो अगर सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो यहाँ से ये वाला 1.4 और यहाँ से ये वाला 1.4 हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 से मुझे 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8 माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये इतनी हाइट। ये तो जानते हो कंसेप्ट, पूरी हाइट में से जो भी हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उसको माइनस कर दो तो उस चीज़ की सिलेंडर की हाइट मिल जाती है, जो मेरे ख्याल से 2.2 आपकी आएगी। क्लियर? तो आपको अब क्या मिल गया, सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो आपको हाइट पता है 2.2, आपको सिलेंडर का रेडियस पता है 1.4। क्लियर है बात? और साथ में अगर मैं हेमिस्फीयर की आपसे बात करूं तो हेमिस्फीयर का आपकी रेडियस पता है 1.4, और रेडियस ही पता होना चाहिए हेमिस्फीयर का, तो 2/3 इंटू पाई आर का क्यूब, ये रेडियस का, ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल वॉल्यूम निकालना अगर गुलाब जामुन को, तो आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर याद रखना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप पाई आर स्क्वायर एच लगा के निकालेंगे, साथ में जो वॉल्यूम ऑफ, जैसे 2 इंटू, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ आपको रखनी है वैल्यूज, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये वैल्यूज आपको रखनी है। तो भैया जब इसके अप्रॉक्स वैल्यू देखी गई तो 25 पॉइंट समथिंग आ रही थी, क्या 25.0 कुछ 3 समथिंग आ रही थी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब आपको अभी क्या पता चला, आपको एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता चल गई है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें 45 गुलाब जामुन की ये जो सिरप है वो कितना कंटेन करेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई हमने ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है, तो सबसे पहले तो इसे 45 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाए। तो 45 इंटू 25.03 अगर मैं समथिंग निकालूं तो 1128 पॉइंट समथिंग कुछ इसका 04 या 05 कुछ आपका आता है। ठीक है, मैं अप्रॉक्स वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं लूँ इसको 25 ये 1128। ठीक है, अब इतनी हमें चीज़ पता चल गई है, और हमें पता है कि इस वॉल्यूम का जब हम 30% लेंगे तब हमें सिरप मिलेगा, यानी ये जो हमें वॉल्यूम मिली है उसका हमें 1128 मान लूँ तो इसका हमें 30% क्या लेना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, हमने क्या करा, एक गुलाब जामुन की पहले वॉल्यूम निकाली, उसके लिए हमने ये फिगर अज्यूम करी, इसका हाइट निकाला, रेडियस हमें पता ही था तो हमने वैल्यू निकाली। उस वैल्यू को निकालने के बाद हमें वन गुलाब जामुन को नहीं चाहिए था, 45 का चाहिए था, तो हमने उसे 45 से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद हमें बोला था जो भी वॉल्यूम आएगा उसका 30% होगा सिरप, तो अगर 1 वॉल्यूम का 30% कुछ होगा तो मतलब 1 गुलाब जामुन का भी 30% का सिरप होगा, तो हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के उसका 30% निकाल लिया, और जो भी उसका आंसर आएगा 30% निकालना आता है ना, जो भी वैल्यू इंटू 30/100 जो भी आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये था वो क्वेश्चन जिसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, दिक्कत वाली तो कोई इसमें बात है नहीं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी अच्छा, जैसे इसमें एक और क्वेश्चन आता है, उसमें मैं वैल्यूज पुट नहीं करूंगा, मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ। जो वॉल्यूम से क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, बोलता है, क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, स्पेयर है, ये क्या है, एक स्पेयर है, यहाँ सिलेंडर है। क्लियर? इसकी हाइट 8 है, इसका डायमीटर स्पेयर का 8.5 है। हमने जब चेक करा तो इन दोनों की वॉल्यूम जो थी वो आ रही थी 3, 4, 5।
क्या दी थी, 3 4 5। अब आप मुझे बताइए इसकी वॉल्यूम क्या आ रही है। जब हमने चेक करा तो 3 4 5 आ रही थी। अब आपको बताना है कि इसकी वॉल्यूम सही है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें खाली फॉर्मूला लगाना। वॉल्यूम के क्वेश्चन में खाली फॉर्मूला लगाना होता है। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूलेज होते हैं। तो आपको फॉर्मूला लगा के आपके यहाँ पे पता करना है कि क्या आएगा। तो जैसे आप पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो आर आपको पता होना चाहिए, हाइट आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये दिखाएंगे तो यहाँ के आपको आर पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पता, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। वैसे इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आता 3 4 6, जो कि गलत होता। तो हम बताते हैं कि जिसने भी मेजर करा था 3 4 5 वो गलत था, क्योंकि असल में वॉल्यूम्स का 3 4 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। वॉल्यूम के क्वेश्चन में कुछ खास करना नहीं था, जितने भी स्ट्रक्चर दिए होते हैं उनकी वॉल्यूम को जोड़ के टोटल वॉल्यूम निकल जाती है। ये होते हैं। आप कुछ मैं इम्बैकमेंट और रिंग वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसमें थोड़ा मजा आएगा। एक वेल वाला क्वेश्चन है, एक कॉइन वाला क्वेश्चन है। कॉइन वाला क्वेश्चन पहले करवा लो क्योंकि वेल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन वेल वाला ही होगा। पहले कॉइन वाला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। इसको समझो, पहले खुद सॉल्व करो। कह रहा है कि अच्छा कॉइन जो है ना, जब भी आपको कोई वर्ड कॉइन दिखे तो उसको सिलेंडर मान लीजिए, बस सिंपल सी बात। क्योंकि कॉइन को अगर आप देखोगे कभी 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का उठाए तो थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। वो दिखता नहीं है, वो दिखता स्पेरिकल शेप में ही है, लेकिन होता हुआ असल में सिलेंड्रिकल शेप में है। तो कॉइन जहां भी वर्ड दिखे उसको सिलेंडर मान लेना है। अरे भाई सिलेंडर का डायमीटर दिया है, सिलेंडर की हाइट दी है, वॉल्यूम निकालने में तो कोई परेशानी होगी नहीं। इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करिए, 1.75/2 करके सॉल्व कर लो। अब इसकी वॉल्यूम निकालोगे। अच्छा पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर करते हैं। बोला हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स कैन बी मेल्टेड। हमने क्या कहा क्वेश्चन में, सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके हम क्यूबॉइड बना रहे हैं। और क्यूबॉइड का डायमेंशन ये है 10 × 3.5 × 5.5 डायमेंशन का हम क्यूबॉइड बना रहे हैं सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके। तो उसने बोला अगर सिल्वर कॉइन इतनी इतनी हाइट, इतनी इतनी डायमीटर का है और ये क्यूबॉइड इतनी 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 इतना का है, सेंटीमीटर है, सारी चीजें, तो हमें बताओ कि हम कितने ऐसे कॉइन मेल्ट कर सकते हैं या कितने ऐसे कॉइन मेल्ट करके हम क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो हमें बताना है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स कैन बी मेल्टेड। तो सिल्वर कॉइन्स को मान लिया n, भाई नहीं पता तो मान लिया n, x भी मान सकते हो, मैंने n मान लिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं ये, पहचान लिया होगा। इसमें जो एक फिगर का वॉल्यूम होता है वो दूसरे फिगर के इक्वल रखना होता है। क्या होता है, दूसरे फिगर के इक्वल रखना होता है, क्योंकि भाई एक चीज से दूसरी चीज बनाई है। अब वैसे मैंने इसके वॉल्यूम से ये वॉल्यूम बनाया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो ये बन पाएगा ना। अगर मैं इसको रीशेप करके इसमें बना रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करके इसके बना रहा हूँ, तो जो इतना वॉल्यूम जिसका होगा वही इसका वॉल्यूम भी होगा। कन्वर्ट करके बनाए, कोई दूसरी चीज नहीं बनाई है। यानी मेरा कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम ऑफ कॉइन, अब पाई आर का स्क्वायर एच, आर आपको यहां से मिलेगा, एच आपको ये दिया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको डायमेंशन सारे दे रखे हैं, LBH 10 × 3.5 × 5.5, और यहाँ पे करेंगे n क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने हैं। n क्यों है, n पाई आर स्क्वायर एच। n इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने कॉइन मेल्ट होकर कितने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन रहा है, तो हमने मान रखा n। तो यहां से आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो n की जो आएगी वो आएगी 10 × 3.5 × 5.5 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। इस पूरे फिगर को आपको सॉल्व करना है, और इस पूरे फिगर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 400। अगर आपको ये सॉल्व करें 400 वैल्यू मिल रही है तो वेल एंड गुड, आपने कैलकुलेशन अच्छी करी है। अगर नहीं मिल रही है तो कैलकुलेशन वापस रीचेक करें, क्योंकि 400 आंसर आना चाहिए। तो ये होता है कॉइन वाले क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता, कॉइन को एक सिलेंडर मान लेना होता है। और अगर री शेप वाले क्वेश्चन दे रखे तो जो इसकी वॉल्यूम वो इसकी वॉल्यूम, नहीं पता कितने कॉइन यूज करे तो n मान लिया, n की वैल्यू हमने निकाल ली। यानी 400 सिल्वर कॉइन मेल्ट हो सकते हैं इस डायमेंशन के और क्यूबॉइड बना सकते हैं इस डायमेंशन के। ये था क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर तो मैं लाता हूँ नेक्स्ट वेल इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन। चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वेल इम्बैकमेंट क्वेश्चन। मतलब ये कुआं है। अब ये कुआं का ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट, ये देखो, मतलब जो कुआं नीचे जाता है डेप्थ में। और एक होता है, कभी कुआं देखोगे एक इम्बैकमेंट बनी है उसके आसपास, जैसे आप जब जाओगे तो वहाँ कुएं के आसपास एक बना होगा, उस पर चढ़ोगे और फिर एक और अंदर एक गोला होगा जिसके अंदर कुआं होगा, देखा होगा ना। वैसे ही कुआं है, उसके अंदर जाओगे वो कुआं है, लेकिन उसके आसपास एक और बड़ा सा बना होता है, सीमेंट का बना होता है, जो एक प्लेट बनी होती है, उसके ऊपर चढ़ोगे फिर बीच में कुआं होगा, उसके ऊपर जाओगे, तो उसे एम्बैकमेंट कहते हैं, ऐसे बना होता है। तो पूछ क्या रहा है हमें क्वेश्चन में, उसने रेडियस दिया है, उसका रेडियस दिया है इस सिलेंडर का, सिलेंडर वो कुआं है,
जो कुआं है अंदर, इम्बैकमेंट क्या है, उस कुएं के आसपास जो बना रहता है, जिसके ऊपर आप चढ़ते हो फिर कुआं बीच में होता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी, इमेजिन करना पड़ेगा। तो कुएं की हाइट दे रखी है, यानी सिलेंडर की हाइट दे रखी है और सिलेंडर का रेडियस दे रखा है। हमसे क्या पूछा, हमसे उस इम्बैकमेंट की हाइट पूछी है, जबकि उसने दे क्या रखा है, उस इम्बैकमेंट की जो डेप्थ है। जैसे ये मान लो कुआं है और इतनी, या विड्थ कह लो, तो इतनी हाइट पे, इतनी विड्थ पे वो इम्बैकमेंट इतनी विड्थ पे बना हुआ है, वो हमें दे रखा है। और हाइट पूछा है कि कितना बड़ा इम्बैकमेंट है, ये चीज पूछी है, ये आपको बतानी है। आइए करते हैं इसे सॉल्व। पहले देखो फिर से वो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो निकलेगी पाई आर का स्क्वायर एच, सारी वैल्यूज दे रखी है, पाई भी है, आर भी है, आर है 3/2, 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 इंटू एच, एच क्या है 14। ये इसको करो सॉल्व, 7/2 यानी ये आएगा 63/2 पाई। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो आ गया 63/2 पाई। अब देखो अब निकालो वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट और फिर ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये करना है इस क्वेश्चन में। लेकिन अब वैल्यू ऑफ इम्बैकमेंट में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि इम्बैकमेंट एक रिंग टाइप होती है, रिंग टाइप। मैंने करवाया ना कॉइन का क्वेश्चन करवाऊंगा, एक करवाऊंगा रिंग का क्वेश्चन। तो कॉइन तो ठीक है, कॉइन का निकालिए पाई और कुछ, रिंग होता है, रिंग को भी एक सिलेंडर ही माना जाता है, लेकिन रिंग के पास एक होता है एक्सटर्नल रेडियस। अभी डायग्राम को देख के फील भी होगा, अभी करवा रहा हूं, एक्सटर्नल रेडियस, एक होता है इंटरनल रेडियस। और फॉर्मूला होता है पाई एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है रिंग का या इम्बैकमेंट का, ये आपको याद रखना है। कहीं भी कोई रिंग दिख जाए तो रिंग के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि रिंग के पास एक एक्सटर्नल रेडियस होता है, एक इंटरनल रेडियस होता है, सच लाइक इम्बैकमेंट। अब समझाता हूं, ये देख रहे हो, ये इम्बैकमेंट है पूरी। इस इम्बैकमेंट का देखो, ये चीज मान लो, ये चीज मान लो, एक इंटरनल रेडियस जो 3/2 ही है। इसका जो इंटरनल रेडियस है वही चीज है, 3/2 है। देखो ना, ये पूरी इम्बैकमेंट, इसका एक इंटरनल रेडियस जो सिलेंडर के अंदर रेडियस जा रहा है 3/2, एक एक्सटर्नल रेडियस भी है। एक्सटर्नल रेडियस क्या है, जो 3/2 है। जैसे मान लो यहां से यहां की लेंथ 3/2 है और साथ में इसकी विड्थ, अगर देखो एक्सटर्नल देखो ना, तो एक्सटर्नल यहां से लेके ये पूरा ये जाता है और इंटरनल खाली इतना जाता है। इंटरनल उसका जो सिलेंडर जो वेल के इंटरनल रेडियस है वो 3/2, और जो उसका एक्सटर्नल रेडियस है, जो पूरे रेडियस है, वो क्या है, यहां से शुरू करके इसकी पूरी लेंथ तक छूता हुआ। तो यहां से यहां तक की वैल्यू 3/2 और यहां से यहां तक की वैल्यू उसकी विड्थ 4, यानी 3/2 + 4 होगा उसका एक्सटर्नल रेडियस। डायग्राम देख के फील जरूर आना चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से समझा दे रहा हूं, ये इसका इंटरनल रेडियस, इस इम्बैकमेंट का इंटरनल रेडियस है 3/2। अब एक्सटर्नल रेडियस निकालोगे तो जो इसका यहां तक है इंटरनल रेडियस खत्म हो रहा है 3/2 प्लस उसकी विड्थ कर दो तो इसका पूरा एक्सटर्नल रेडियस मिल जा रहा है 3/2 + 4 11/2। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या करोगे, पाई 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर एच। ये करने के बाद हाइट निकालनी थी ना इम्बैकमेंट की। हाइट निकालने के लिए आपको इंटरनल रेडियस है यहाँ पे 3/2, हाइट निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, यानी 63/2 पाई इज इक्वल टू पाई 11 का स्क्वायर बाई 2, यानी 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एच। ये करना है, यहाँ से पाई कैंसिल होगा और 63/2 इक्वल टू ये आपको सॉल्व करना है। और यहाँ एच पता नहीं कुछ 1 मीटर या कुछ आ रही थी, मुझे आंसर याद नहीं है, वो आंसर आप खुद निकाल के चेक कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ तक आप अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आंसर निकालने में कुछ बड़ा खेल नहीं, खाली कैलकुलेशन है। यहाँ तक पहुँचना चाहिए, पाई से पाई कट जाएगा, याद रखना। चलिए समझ में आई बात, एक बार फिर से रिकैप देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है, आराम से समझ के जाओ। क्या थी, वेल था हमारे पास। वेल के आसपास एक इम्बैकमेंट होता है, जब हम उस पर चढ़ते हैं फिर बीच में जाते हैं फिर वेल मिलती है। तो वेल तो वो पूरा सिलेंडर है, उस वेल का तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब उस इम्बैकमेंट की हमें हाइट निकाली, तो पहले उस इम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। इम्बैकमेंट क्या होती है, रिंग होती है। रिंग के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर एच। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरनल रेडियस तो समझ में आ गया ना, इसका इंटरनल रेडियस ये रहा 3/2 ही है। एक्सटर्नल रेडियस में वो 3/2
प्लस एक्सटर्नल यहाँ तक पहुँचना तो प्लस उसकी विड्थ करनी पड़ेगी, तब 11/2 मिला। फिर फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वेट करके पाई से पाई मर जाएगा और यहाँ से ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और ये h हमें, ये जो h निकालना है वो h हमें मिल जाएगा। ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो पता भी होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, थोड़ा कंसेप्ट भी पता आना चाहिए कि क्या एक्सटर्नलिटीज क्या इंटरनलिटीज बना रहे हैं, वो कंसेप्ट डायग्राम से समझ में आता है। तो ये कुछ मेरे पास सरफेस। अब फ्रस्टम ऑफ कोन भी एक टॉपिक है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन आपके सिलेबस में कुछ खास नहीं है, वही रटे रटाए क्वेश्चन है जो आप अपनी एक्सरसाइज में आपको करने पड़ेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने कोशिश करी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने के, जो सारे कंसेप्ट होते हैं वो समझाने की, दोनों चैप्टर से लेके। अब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये वीडियो देख के आपके दोनों चैप्टर तैयार होने नहीं वाले, कुछ ही क्वेश्चन है यहाँ पे, आपने देखोगे 10-11 क्वेश्चन ही हुए हैं। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पूरी देखी होगी तभी वेल एंड गुड है, तभी कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर चुके हैं, मान लीजिए आज से 1 महीना पहले अगर कर चुके हैं, तो अब क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, तो आपको फिर से मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर ये वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार फिर से अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर 12 और चैप्टर 13 इन दोनों के सारे एग्जाम्पल और सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इतना काम करने के बाद इस काम को आज ही करें या आज से आने वाले दिन में करें। उसके बाद आपको एक लास्ट काम करना है जिससे आपको ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, चाहे आपने स्टैंडर्ड ली हो चाहे आपने बेसिक ली हो। वो काम क्या है, जो मैंने पीडीएफ बना के दिए थे पिछले से पिछली वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इन दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे आपको लगाने हैं। अगर इतना आप काम कर लेते हैं और अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो ये दोनों चैप्टर में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये मेरा कहना है, स्टेटमेंट को मार्क कर सकते हैं, रिमेंबर द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मेरे साइड से थी इस चैप्टर के बारे में। बाकी आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और कुछ सजेशंस है और कोई वीडियो लानी, जैसे अभी मैं स्टैंडर्ड, मुझे काफ़ी बच्चों में डर रहता है कि जिन्होंने स्टैंडर्ड लिए थे कि बेसिक में ऐसा क्या वो नहीं पूछेंगे और स्टैंडर्ड में ऐसा क्या वो पूछ लेंगे। तो उसके ऊपर एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड और बेसिक में के पेपर में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है। बाकी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पीडीएफ की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, वो सीरीज चलती रहेगी, जैसे वो चल रही है वैसे वो चलती रहेगी। अभी जो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ वो है स्टैंडर्ड पेपर बेसिक पेपर के बीच में क्या बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस तो है क्या, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। बाकी अगर कुछ और चाहिए जो आपको चाहिए, जैसे ये आपको वीडियो चाहिए थी तो मैं आपके लिए लाया, और कुछ अगर चाहिए होगा तो नीचे मांग सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।